आज बात एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में करेंगे जिसकी जड़ें कश्मीर से जुड़ी थी, जिसकी तहजीब इलाहाबाद की थी, जिसके पूर्वज मुगल दरबार में खोजा हुआ करते थे और जो आज़ाद भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर बना। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। पंडित नेहरू के परिवार के बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिलेगी। मैं पंडित नेहरू के परिवार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, ये द नेहरूज किताब जो कि B.R. नंदा ने लिखी हुई है, वहां से ली गई है। दरअसल इस किताब के अनुसार नेहरू के दादाजी, जिनका नाम गंगाधर नेहरू था, वो दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। अगर आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट भी खोलेंगे, वहां पर भी आप ये देखेंगे कि गंगाधर नेहरू को दिल्ली का आखिरी कोतवाल बताया गया है। दरअसल 1857 का जब विद्रोह होता है तो गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे और 1857 के बाद कोतवाल की पोजीशन को दिल्ली में खत्म कर दिया गया। इसीलिए गंगाधर नेहरू दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। वहीं दिल्ली नेहरू की फैमिली कश्मीर से कैसे पहुंची, इसको ट्रेस बैक हम करते हैं 1716 से, जब फर्रुखसियार ने कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित्स को अपने वहां पर नौकरी पे रखा। कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित्स को वहां पर खोजा कहा जाता था। उन्हीं में एक थे राजकोल। राजकोल फर्रुखसियार के कोर्ट में काम करने लग गए। उन्हें चांदनी चौक के पास ही जागीर दी गई। चांदनी चौक के पास जहां इनका घर था, उसी के पास एक नहर बहती थी, इसीलिए इन्हें नेहरू कहा जाने लगा, यानी नहर के पास रहने वाले। राजकोल बड़े शौक से अपने नाम के आगे नेहरू लगाते थे और आगे इनकी जितनी भी जनरेशन्स आएंगी, उन्होंने कोल हटाकर नेहरू लगाना शुरू कर दिया। यहीं से शुरुआत होती है नेहरू परिवार की। ये इंफॉर्मेशन द नेहरूज B.R. नंदा एंड ऑटोबायोग्राफी J.L. नेहरू, ये दोनों किताबों में आपको मिल सकती है। इसी के साथ साथ गंगाधर नेहरू जी के बेटे थे मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जी के बेटे थे जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के मायर्स सेंट्रल कॉलेज से पढ़े। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और जल्दी ही वो पास आउट होने के बाद 1890 के आसपास वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करने लग गए। इसी दौरान उन्होंने इलाहाबाद में एक घर भी खरीदा। इस घर का नाम था नैना भवन। इसी घर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी हुआ। बाद में इसी घर का नाम उन्होंने आनंद भवन रखा। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। आनंद भवन में ही वो रहते थे अपने परिवार के साथ। मोतीलाल नेहरू शुरू में पॉलिटिक्स से काफी दूर थे। 1907 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। 1916 में जवाहरलाल नेहरू विदेश से पढ़ाई कर लौटते हैं। वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू और वो दोनों लखनऊ सेशन के दौरान मिलते हैं महात्मा गांधी से। दोनों जब महात्मा गांधी से मिलते हैं, इतना असर पड़ता है कि दोनों के दोनों वेस्टर्न कपड़े छोड़कर अब खादी पहनने लग गए। आप खुद ही सोच सकते हैं कि नेहरू के ऊपर गांधी जी का इतना बड़ा असर पड़ा था। जब उनके पिताजी ने एक अलग पार्टी बनाई, एक अलग दल बनाया, स्वराज पार्टी, जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिताजी की पार्टी ज्वाइन करने से मना कर दिया। वो गांधी जी के साथ ही रहे। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक ऑफर लेके आया। अपनी यूपीएससी की जर्नी को आप बिल्कुल सफलतापूर्ण पूरा कर सकते हैं 24,999 रुपीज में। इसके साथ आपको 1 महीने की फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगी। आपको पता ही होगा कि यूपीएससी की अनअकैडमी की जो सब्सक्रिप्शन है, ये नेटफ्लिक्स की तरह है। आप किसी भी बैच में किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं एंड एट दिस अफोर्डेबल प्राइस आप अपने सपनों को आसानी से साकार कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी की जर्नी में सीसेट एक बड़ी अड़चन है आपके लिए, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फेस टू फेस सीसेट की क्लासेस बाय इंडिया टॉप सीसेट फैकल्टी मधुकर सर। गांधी जी के करीब आने के बाद गांधी जी जहां भारत के गांव पे फोकस कर रहे थे,
वहीं नेहरू जी 1926 से 1927 के बीच में यूरोप के टूर पे जाते हैं। यूरोप में के टूर पे जाने की वजह थी एक कॉन्फ्रेंस उन लोगों की, उन देशों की जहां पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था। उसे कहते थे कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड नेशनलिस्ट। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जवाहरलाल नेहरू काफी सारे सोशलिस्ट नेताओं से मिले और कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म से भी प्रभावित हुए। नेहरू ने यहीं फेबियन सोसाइटी के बारे में जाना और काफी लिखा भी। आपको इसी दौरान याद होगा कि 1928 में जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें वो डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं। नेहरू ने एक बार फिर से गांधी जी के आदर्शों पर चल के गांधी जी का साथ निभाते हुए अपने पिताजी के खिलाफ खड़ा होने का फैसला किया। जहां पिताजी डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, गांधी जी ने वहीं 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी और यह कहा कि 26 जनवरी 1930 से हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। आप ये सोचिए कि जब जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं तब मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू जैसे सीनियर नेता उनके खिलाफ थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस से ही खुश रहना चाहिए। 1930 में गांधी जी का साथ निभाते हुए वो सॉल्ट सत्याग्रह को लीड करते हैं इलाहाबाद से और अरेस्ट भी होते हैं। जब वो अरेस्ट थे 1932 से लेकर 1934 तक उन्होंने कुछ चिट्ठियां लिखी अपनी बेटी इंदिरा को। इन्हीं चिट्ठियों को किताब में बदला गया जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर वो जेल से रिहा होते हैं। तब तक अंग्रेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेके आते हैं। महात्मा गांधी और नेहरू की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे डिस्कशन होती है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसपे हमारा संविधान काफी कुछ मिलता जुलता है, उसे नेहरू रिजेक्ट करते हैं और एक बार फिर से डिमांड तेज कर देते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। जहां देश एक और आजादी की पूर्ण स्वराज की दिशा की ओर बढ़ रहा था, वहीं नेहरू सोशलिज्म का एजेंडा कांग्रेस में ला रहे थे। कांग्रेस के काफी सारे नेता इनके खिलाफ भी थे इस सोशलिस्ट एजेंडा के करके। फिर 1937 के चुनाव होते हैं। नेहरू खुद लीड करते हैं, प्रचार करते हैं। 11 में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस को जीत मिलती है। नेहरू किसी भी सरकार को ज्वाइन नहीं करते। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड दस्तक देती है 1939 पे। कांग्रेस की हाई कमांड पर्टिकुलरली नेहरू साहब ये फैसला करते हैं कि क्योंकि भारत को बिना पूछे वर्ल्ड वॉर में घसीटा जा रहा है, कांग्रेस इस्तीफा देती है इंटरिम या जितनी भी सरकारें बनी हैं उन सब से। सरकार के इस्तीफे के बाद ब्रिटिश हुकूमत और नेहरू जी के बीच में गैप काफी बढ़ता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। 1940 में नेहरू को फिर से जेल होती है। जेल से वो बाहर आते हैं 1942 में, जब क्रिप्स मिशन इंडिया आया हुआ था। नेहरू क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं इसी टाइम पे गांधी जी और बाकी भारतीयों द्वारा सबसे बड़ी मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं। अगस्त 1942 में नेहरू को फिर से जेल हो जाती है। 1942 से लेकर 1945 तक 3 साल, ये सबसे लंबा समय था जब नेहरू जेल में थे। नेहरू ने यहीं जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी और यहां पर कहीं ना कहीं उनके जो विचार थे वो आम भारतीयों तक भी पहुंच रहे थे। इसीलिए 1946 में जब कैबिनेट मिशन इंडिया वापस आता है तो नेहरू लीड डेलीगेट थे जो इससे बातचीत कर रहे थे। याद रखिएगा, इसी कैबिनेट डेलीगेशन के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी थी। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट में नेहरू ज्वाइन करते हैं एज वाइस प्रेसिडेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर का विभाग भी देखते हैं। नेहरू पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन नेहरू का ऐसा मानना था
कि वो सारे हथकंडे अपना चुके थे, सब साम दाम दंड भेद अपना चुके थे कि वो पार्टीशन को रोक पाए, लेकिन पार्टीशन रुकने वाली नहीं थी। पार्टीशन को एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं भारत में रह गई मिनोरिटीज को भी एक साफ साफ कहते हैं कि भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। आजाद भारत की पहले प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेहरू शपथ भी लेते हैं। नेहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर भारत के लिए क्या क्या करते हैं? एक वो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाते हैं जहां पर पीएसयूज थी। उस जमाने में नेहरू और उनकी टीम विजुलाइज करती है आईआईटीज के बारे में, एम्स के बारे में, इसरो के बारे में, बार्क के बारे में। आप सोचिए, जब किसी देश को नई नई आज़ादी मिली हो, उस देश का प्रधानमंत्री आईआईटी की बातें करे, एम्स की बातें करे, तो कहीं ना कहीं उसकी विजनरी होने का सबूत यहीं से मिलता है। हाँ, कुछ कमियां भी थी जिनके लिए नेहरू को आज तक टारगेट किया जाता है, जैसे कि चाइना, जैसे कि कश्मीर इशू, और भी बहुत सारे इशू थे। लेकिन सारी प्रिंसली स्टेट्स को वल्लभ भाई पटेल साहब के साथ भारत में विलय करवाना, यह भी एक नेहरू की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये थी हमारी सीरीज का पहला एपिसोड। ऐसे ही कल हम लौटेंगे एक नए प्राइम मिनिस्टर की स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।